हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 17 पे कंटिन्यू हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 के लेक्चर नंबर 5 पर। लेक्चर नंबर 5 हमारा इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर और इसमें जो आपके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये स्टडी करते हैं हम। और हमारे टॉपिक का नाम है स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। ये टॉपिक जो हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है एग्जामिनेशन में। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है और इसमें हमारे लिए कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो अभी तक बच्चों हम कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 17 की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो हमारी जो मेन हेडिंग है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हैं और उसके बाद जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स, लेक्चर नंबर 5। तो आज के लेक्चर को बच्चों आप लोग अच्छी तरह से समझने के लिए इस लेक्चर को मुकम्मल आप लोग डिटेल में देखेंगे और अपने पास टेक्स्ट बुक और हैंड बुक जो है वो ज़रूर रखेंगे जिसमें आप इसको डिफरेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें। और टेक्स्ट बुक के अलावा आप लोगों के पास पेजेस होने चाहिए जिसके ऊपर आप लोग कुछ पॉइंट्स को नोट भी कर सकें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 17। दिस इज स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। ऑलराइट, इसमें जो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है और उसके बाद हम लोग स्ट्रेन एनर्जी को कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ी सी इस पे बात करेंगे और उसके बाद जो हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे स्ट्रेन एनर्जी का। मतलब ये कि हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा जिससे हम किसी भी सॉलिड मटेरियल के अंदर जो डीफॉर्मेशन आती है उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्ट्रेन एनर्जी का, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम लोग इसको कवर करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। आप लोग टू द पॉइंट सब बातों को नोट करेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर और हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन यही होगी कि स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करें। तो आप लोग इसको जल्दी से स्ट्रेन एनर्जी को लिखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेन एनर्जी जो है इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होती है, नोट करें आप लोग इसको। तो इसको नोट करना स्टार्ट करें, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Strain energy is actually the amount of potential energy stored in the atoms, और molecules भी कह सकते हैं, in the atoms or molecules due to their displacement from their mean positions, due to their displacements from their mean positions। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं या कर सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है। तो स्ट्रेन एनर्जी जो है ये जो हमारे पास है अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, दिस इज एमसीक्यू। पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर होती है? स्टोर्ड इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। किसी भी सॉलिड मटेरियल के एटम्स या मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है और स्टोर होती है ड्यू टू, किस वजह से? देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशंस, राइट। उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीन पोजीशन से चेंज हो जाता है जिसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है एटम्स या मॉलिक्यूल्स में। देखिए बच्चों, हमारे पास अगर कोई सॉलिड है, वी ऑल नो दैट सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स।
अब जो एटम्स होते हैं किसी भी सॉलिड के, उनके बीच में, उनके दरमियान एक कोहेसिव फोर्स या एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब अगर हम दो एटम्स को ले लें, लेट्स से ये हमारे पास एक एटम ए है और ये हमारे पास एक एटम बी है, और ये जो एटम्स आप देख रहे हैं दोनों, ये दोनों अपनी मीन पोजीशंस पर हैं और इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस है, कुछ सेपरेशन है, लेट्स से डी। अब अगर ये दोनों एटम्स किसी ऐसे मटेरियल के हैं जिस मटेरियल के ऊपर हम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाई किया है, तो इन एटम्स की जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी। इस तरह से हमने स्ट्रेस अप्लाई किया कि ये दोनों एटम्स अपनी मीन पोजीशन से हट गए और अब इनके दरमियान जो सेपरेशन है दोनों एटम्स के बीच में वो पहले से ज़्यादा हो गई। पहले इनके दरमियान सेपरेशन डी थी, अब इनके दरमियान सेपरेशन जो है वो डी प्राइम या कुछ हो गई। अब जो ये दोनों एटम्स ए और बी जो हैं ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए और न्यू पोजीशंस पर चले गए, ए प्राइम और बी प्राइम। इन दोनों एटम्स ए और बी के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, एक बाउंड फोर्स थी जिसने इनको आपस में बाउंड, एक दूसरे के करीब रखा था। जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, जो कि जिसकी वजह से दोनों अपनी मीन पोजीशन से दूर चले गए, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि जैसे अगर एक स्प्रिंग हो और उस स्प्रिंग के दोनों एंड्स को पकड़कर हम एक दूसरे से दूर की तरफ खींचें, राइट, एक दूसरे को के साथ एक्सटेंड कर दें, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में। तो चूंकि इन दोनों के दरमियान एक फोर्स मौजूद थी, तो हमने जो फोर्स लगाई वो फोर्स एक्चुअली उस फोर्स के अगेंस्ट थी जो इन एटम्स के दरमियान ऑलरेडी मौजूद थी। तो हमारी इस फोर्स की वजह से जो हमने लगाई, दोनों एटम्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुए और न्यू पोजीशंस पर चले गए, जहां पर इन दोनों एटम्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेसिव फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से ये दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पर जाना चाहते हैं, राइट। और याद रखें ये हम बात कर रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। तो हमारी फोर्स की वजह से टेम्पोरेरली ये डिस्प्लेस हो गए और वो जो हमने फोर्स लगाई थी, वो हमारी फोर्स जो थी, वो फोर्स और कितना ये एटम्स डिस्प्लेस हुए, अगर उसको डी कहें तो एफ टाइम्स डी जो है ये बच्चों वर्क कहलाता है। फिजिक्स में हम लोग कहते हैं जो वर्क है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू एफ टाइम्स डी। तो एक्चुअली हमने इन दोनों एटम्स को डिस्प्लेस करने के लिए वर्क किया। मतलब ये कि हमने इन दोनों एटम्स को डिस्प्लेस करने के लिए एनर्जी कंज्यूम की, और वो जो एनर्जी हमने कंज्यूम की इन दोनों एटम्स को डिस्प्लेस करने में, वो एनर्जी लॉस नहीं हुई, बल्कि वो एनर्जी इन दोनों एटम्स में स्टोर है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और वो स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी, और इस सिचुएशन में दोनों एटम्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड भी हुए हैं। जितना ये दोनों एटम्स अपनी मीन पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, उतनी इनके अंदर वो स्टोर होने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हमने इन एटम्स को डिस्प्लेस करना है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें भी खर्च करना पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी हम खर्च करेंगे दोनों एटम्स को डिस्प्लेस करने के लिए, वो एनर्जी ज़ाया नहीं जाएगी, बल्कि वो स्टोर होगी इन्हीं दोनों एटम्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एटम्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन विल बी नोन एज अ स्ट्रेन एनर्जी, राइट। तो ये स्ट्रेन एनर्जी ऐसे ही है जैसे जो स्प्रिंग वाली अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं या एक स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच या कंप्रेस करने में एक्सटर्नल एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है, और वो एनर्जी ज़ाया नहीं जाती, बल्कि वो एनर्जी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग के अंदर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ ऐसे ही मिलती जुलती बात है। स्प्रिंग नहीं है बल्कि दो एटम्स हैं, और इन दोनों एटम्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जितना एक्सटर्नल वर्क हम करेंगे इनको डिस्प्लेस करने के लिए, वो वर्क एक्चुअली एनर्जी होगा, और वो एनर्जी इन एटम्स के अंदर स्टोर हो जाएगी ड्यू टू द चेंज इन देयर पोजीशन। तो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं डेफिनेशन को। मैंने लिखा कि द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
या इसको कह लें अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहना, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ एनर्जी है ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी की जगह अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कहें तो ये बेहतर है। तो द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इनमें स्टोर होती है ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। सो दिस एनर्जी इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। तो जब भी किसी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होगा और उसमें स्ट्रेन आएगा तो इसका मतलब है बच्चों कि उस सॉलिड की एटम्स की पोजीशंस चेंज होंगी मीन पोजीशन से, और जब एटम्स की पोजीशन मीन पोजीशन से चेंज होंगी तो इसका मतलब है कि उस सॉलिड के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज़ स्ट्रेन एनर्जी। तो जो मेरे टॉपिक का नाम स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेन एनर्जी है ये हमेशा स्टोर होगी डीफॉर्म्ड मटेरियल्स में, राइट। डीफॉर्म्ड मटेरियल्स जो है जब हम किसी सॉलिड पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में वो सॉलिड हमेशा डीफॉर्म होता है, राइट। डीफॉर्म in the case of length, deform in the case of volume, deform in the way of shape, जैसे भी तो deform होगा। और जब भी कोई solid deform होगा इसका मतलब ये होगा कि उस solid के जो atoms हैं वो अब उनकी mean position से displaced हैं और उस केस में उसके अंदर energy stored है, right। तो ये जो energy जो है that is called strain energy। अब जो हमारे पास ये है कि हमने स्ट्रेन एनर्जी का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करना है। तो दैट इज़ मैथमेटिकल, वी वांट टू फाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ अ सॉलिड। तो हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसके लिए हम जो एज्यूम करते हैं एक फोर्स इलोंगेशन डायग्राम या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हमने पढ़ी थी, या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन की बात हमने की थी कि फ़र्ज़ करें ये जो हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इस वायर को हम दोनों एंड्स के साथ मतलब इस तरफ बांध देते हैं। लेट्स से दिस एंड इज़ फिक्स्ड, वायर की लेंथ L है, इस तरफ इसको फिक्स किया है, या लेट्स से इस केस में हम लोग इसका वो वाला एंड फिक्स करते हैं। लेट्स से जो ये वाला एंड जो है इस वायर का ये एंड फिक्स्ड है और हम ये करते हैं कि इस एंड के साथ कुछ वेट जो है वो अटैच कर देते हैं और इस वेट W की वजह से एक फोर्स जो है वो इस वायर के ऊपर लगेगी और इस वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करेगी। अब जैसे जैसे ये जो वेट है अगर हम इसको इंक्रीज़ करते जाएं तो वैसे वैसे इस वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो जो वेट है जो वो यहाँ पे एक्ट हो रहा है एज ए फोर्स, और इस वायर में जो इसकी लेंथ चेंज हो रही है दैट इज़ एक्चुअली द एक्सटेंशन इन द वायर। तो ओरिजिनल इसकी लेंथ L है, फ़र्ज़ करें कि हमने कुछ फोर्स लगाई, फोर्स F1 लगाई तो इस वायर की जो लेंथ है वो चेंज होकर L1 हो गई। उसके बाद हमने इस पर फोर्स बढ़ाई F2 कर दी और इस वायर की लेंथ चेंज हो गई तो L2 हो गई। तो एक्चुअली डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और उसके नतीजे में इस वायर की जो एक्सटेंशन है उसमें डिफरेंट चेंज आ रही है, L1, L2, L3 और इस तरह से L4। तो कॉन्टीन्यूस जो है वो फोर्स लगा रहे हैं और कॉन्टीन्यूस जो है उस वायर की लेंथ में चेंज आ रही है। अब जो इस वायर में जो एक्सटेंशन आ रही है, इस एक्सटेंशन आने का मतलब है कि इस वायर के जो एटम्स हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं, और जब वो एटम्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे तो इसका मतलब है कि उनके अंदर एक स्ट्रेन एनर्जी जो है वो ज़रूर स्टोर होगी। अब जब इस वायर के जो एटम्स हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे तो डिस्प्लेस होने की वजह से उनके अंदर एनर्जी आएगी। तो उस एनर्जी की जो कैलकुलेशन है वो हम कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हम ये नोट कर लें कि हमने इस वायर की एक्सटेंशन जो है उसमें कितना वर्क डन किया या कितना वर्क हुआ इस वायर को एक्सटेंड होने में या इसकी एक्सटेंशन आने में कितना वर्क हुआ, तो वो जो वर्क डन होगा इस वायर के ऊपर वो वर्क एक्चुअली एनर्जी के इक्वल होगा जिससे इस वायर में एक्सटेंशन आई है।
तो इस वायर के अंदर कितनी एक्सटेंशन आई है ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इस वायर पे कितना वर्क डन हुआ है, और कितना वर्क डन हुआ है मीन्स कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. So how much work is done on this wire to produce some extension L1 is actually equals how much energy is used to produce an extension L1 in the wire. तो कितना वर्क हुआ मीन्स कितनी एनर्जी खर्च हुई, इसमें L1 एक्सटेंशन आई, कितना वर्क हुआ कि इस वायर की एक्सटेंशन L2 हो गई, या कितनी एनर्जी खर्च हुई कि इस वायर की एक्सटेंशन L2 हो गई. अब एक्चुअली जो वर्क है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इस सेंस में जो वर्क होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ F1 एंड L1. अब जो देखें यहाँ पर हम लोग ग्राफिकली ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं. हमारे पास ग्राफ जो है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं, और वो इस तरह से बनाते हैं कि लेट्स से हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है यहाँ पे. एक हमारे पास है F विच इज़ एक्चुअली फोर्स, और दूसरी क्वांटिटी जो है हमारे पास वो है लेंथ विच इज़ एक्चुअली एक्सटेंशन. तो इस तरफ जो मैं ले लेता हूँ कि ये फोर्स है, और इस तरफ जो है वो हम ले लेते हैं एक्सटेंशन, यानी इस वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी फोर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को लॉन्ग वाई एक्सिस, और जितनी एक्सटेंशन आएगी उसको लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं. तो इसका जो ग्राफ है F और L का, वी नो दैट ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये जो हमने लास्ट पढ़ा था लेक्चर 4 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कि ये ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन होगा बाद में थोड़ा सा कर्व होगा. तो दिस स्ट्रेट लाइन एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ कर्व, ये ग्राफ जो है ये होता है विद इन इलास्टिक लिमिट. तो इसका मतलब है कि हम जो स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली होती है विद इन इलास्टिक लिमिट. ये भी आप लोगों के पास एक पॉइंट है और एक MCQ भी है. लेट्स से यहाँ O से स्टार्ट हुए डिफरेंट फोर्सेस जो है अप्लाई की, और डिफरेंट एक्सटेंशंस जो है वो बनी. और फ़र्ज़ करें जो कि हमारे पास ये अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ तो यहाँ तक हमने जो फोर्स अप्लाई की है वायर के ऊपर दैट इज़ F1, और हमारे पास जो एक्सटेंशन उस वायर में बनी दैट वाज L1. F1 फोर्स लगाई तो उसमें एक्सटेंशन L1 आ गई. इस तरह अगर हम फोर्स को बढ़ाकर F2 कर देते हैं या फोर्स की कोई वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो लेंथ ऑफ वायर है वो L2 हो जाएगी. और मतलब डिफरेंट फोर्स जब बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसकी एक्सटेंशन भी चेंज हो जाएगी, तो दैट इज़ L2. इस तरह F3 फोर्स लगाएंगे तो इसकी एक्सटेंशन जो है वो ग्रेजुअली बढ़कर फर्दर जो है वो इंक्रीज़ करके L3 हो जाएगी. अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्क है एक्चुअली जो लेट्स से कि हम सिर्फ F1 और L1 तक ही बात करें कि हमने इस वायर की जो एक्सटेंशन है वो की है अप टू फोर्स F1 फोर्स लगाई और उसमें एक्सटेंशन जो है वो L1 आई, वो हम यहीं तक रहते हैं. लेट्स से कि इतनी ही हमने इतना ही वर्क या इतनी ही एनर्जी फाइंड करनी है जिसमें फोर्स F1 है और एक्सटेंशन L1 है. अब इसमें अब देखिए जो अगर उसमें अगर ज़ीरो लेट्स से कि ये स्टेशनरी था, अभी वायर की ओरिजिनल लेंथ L है कैपिटल L, और ये अभी कोई वेट अटैच नहीं था, फोर्स जो है वो ज़ीरो थी. तो जब इसमें जो हमने फोर्स को बढ़ाया तो ये फोर्स हमने बढ़ाकर ज़ीरो से कर दी F1, राइट. सो फोर्स वाज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम इट्स वैल्यू ज़ीरो टू इट्स वैल्यू F1. तो ज़ीरो से F1 फोर्स बढ़ा दी हमने, और इसी तरह फिर ग्रेजुअली उसकी जो एक्सटेंशन थी वायर की वो भी चेंज हुई, और वो चेंज हुई ज़ीरो से L1. तो ये जो चेंज इन फोर्स आया सो दैट वाज एक्चुअली वेरिएबल. ये जो फोर्स है F1, ये फोर्स F1 एक्चुअली कांस्टेंट नहीं रही. मतलब कि जब ये फोर्स ज़ीरो थी और ज़ीरो से बढ़ के ये फोर्स F1 हुई है, तो ज़ीरो से F1 जो है ये फोर्स में चेंज आया है. तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट. ठीक है ना, फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट. तो मतलब ग्राफ का अगर ये पोर्शन लें ज़ीरो से, यहाँ ज़ीरो है फोर्स की वैल्यू और यहाँ फोर्स की वैल्यू F1 है, तो इसका मतलब है कि फोर्स की वैल्यू ज़ीरो से F1 तक चेंज होकर गई है, सेम नहीं रही, कांस्टेंट नहीं रही. अगर फोर्स सेम रहती तो फिर उसका ग्राफ जो है वो कुछ और तरह बनता. तो अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो फिर अगर हम इस तरफ लेंथ ले लेते इस तरफ फोर्स, तो फिर उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनता. अब ये वाली सिचुएशन तो नहीं है, फिर ये ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन बनती. ऐसा नहीं है, हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है जो ज़ीरो से F1 तक जाती है. तो फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट.
तो फोर्स पे जो कांस्टेंट नहीं है 0 से F1, इसका मतलब है कि वर्क को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं आम तौर पे तो यही करते हैं कि वर्क डन जो है दैट इज़ इक्वल्स टू F टाइम्स डी इंटू कोसाइन थीटा। ये फार्मूला हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब फोर्स कांस्टेंट होगी। अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फोर्स का फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, फिर बच्चों हम जो कितना वर्क हुआ इस वायर की एक्सटेंशन हुई 0 से बड़ी और एक्सटेंशन L1 हो गई, या 0 से फोर्स बड़ी और F1 हो गई, तो इस दौरान कितना वर्क हुआ ये वर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्राफ से, राइट। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन, ये हमने पढ़ा था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे सिलेबस में पार्ट 1 के, कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है, अगर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएं, जैसे फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ में फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में एरिया फाइंड कर लें, तो दैट इज़ एक्चुअली वर्क डन। सो एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ is numerically equal to work done। तो ये जो हमारे पास केस बनेगा जिसमें हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो एक्चुअली एरिया बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो 0 से F1 है और एक्सटेंशन जो है वो L1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है वो ये वाला बनेगा, जो कि एक ट्रायंगल है और 0 से लेके A और फिर इसका नाम B रखते हैं। तो वी हैव अ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के नाम हो गए OAB। तो अगर हम F1 के बीच में कहीं पर 0 से F1 के बीच में किसी जगह पे अगर वर्क फाइंड करना चाहें, लेट्स से कि किसी फोर्स की वैल्यू, हमारे पास कोई फोर्स की वैल्यू है यहाँ पर और फिर वो फोर्स की वैल्यू चेंज होकर यहाँ तक आई है, मतलब फोर्स की दो वैल्यूज़ ले लें, तो ये एक छोटा सा एरिया भी बनता है। अगर हम ये फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल बन रही है छोटी सी। तो अगर हमने सिर्फ उतना वर्क फाइंड करना हो जो फोर्स की एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक हो, और इस फोर्स की वैल्यू को हम कहें कि ये कांस्टेंट है, इस स्मॉल ड्यूरेशन में, इस छोटे से इंटरवल में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू का जो वर्क होगा वो इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया होगा। लेकिन फ़िलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि हमने वर्क किया है, या इस एक्सटेंशन, ये जो वायर है इसकी एक्सटेंशन जो है वो 0 से बढ़कर L1 हुई है और उसके लिए फोर्स 0 से बढ़कर F1 हुई है। तो उस पूरे का वर्क हमने फाइंड करना है। तो हमने एक्चुअली वर्क फाइंड करना है ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू फोर्स F1 अप टू एक्सटेंशन L1। तो ये एक्चुअली हमने फाइंड करना है कि F1 फोर्स हमने लगानी है, मतलब F1 फोर्स तक हमने जाना है 0 से F1 तक, और उसकी एक्सटेंशन जाएगी 0 से L1 तक। तो इस ड्यूरेशन में हमने वर्क कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल ही बनती है, OAB ट्रायंगल। तो वो OAB ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फिर जो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि वर्क डन, अब इसका मैथमेटिकल पार्ट हम इस तरह लिख लेंगे। तो हम ये कह लेते हैं कि वर्क डन ड्यू टू फोर्स F1 इज़ एक्चुअली इक्वल टू, वो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर ट्रायंगल, एरिया अंडर ट्रायंगल OAB, या एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है OAB, इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट, राइट। और हमारे पास जो इस ट्रायंगल की बेस है दैट इज़ L1, और इस ट्रायंगल की जो हाइट है हमारे पास दैट इज़ F1। सो this is work done of work done is equals to area of triangle OAB. So area of triangle OAB is
half times base into height. So base is L1 actually, from O to A L1, and height is A to B, that is F1. So this is formula, work done is equal to this one. इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो इस तरह से कि बिकॉज यंग्स मॉडुलस या इलास्टिसिटी हमने डिफाइन किया था, इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ये हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था लास्ट टाइम। ये जो मटेरियल है जिसमें हम एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें इसकी इलास्टिसिटी E है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो के इक्वल होगी। स्ट्रेस जो है दैट इज़ F1 ओवर A एंड स्ट्रेन इज़ एक्चुअली L1 अपॉन L। तो गिवन सिचुएशन के मुताबिक जो स्ट्रेस होगा वो F1 है और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और उसमें जो चेंज आई है लेंथ में वो L1 है, जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कैपिटल L है। तो इसके मुताबिक अगर हम कहें तो E जो है दैट इज़ मल्टीप्लाइज L1 अपॉन L, ये फैक्टर इस तरफ आएगा, और इस तरफ हमारे पास F1 ओवर A है। यहाँ से जो हमने L1 की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि यहाँ लगा दें तो ये बाकी वैल्यूज़ उधर ले जाएं, तो L1 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू F1 मल्टीप्लाइज L, ये उधर मल्टीप्लाई करेगा, और दूसरी तरफ हमारे पास E जो है वो वापस इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा E मल्टीप्लाइज A। So L1 is now equals F1 into L over E into A। या अगर यहाँ से F1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे दैट इज़ मोर इजी, अगर यहाँ से F1 को फाइंड कर लें दैट इज़ बेटर, तो F1 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइज L1 ओवर L मल्टीप्लाइज A। ये जो F1 की वैल्यू है हमारे पास, इसको रिप्लेस करें 1 में, रिप्लेस इन 1 इस इक्वेशन में, तो फिर से हमारे पास जो वर्क डन है दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ टाइम्स L1 टाइम्स F1, सो F1 इज़ E टाइम्स L1 ओवर L मल्टीप्लाइज A। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो बन जाता है दैट इज़ इक्वल्स टू एक्चुअली E दिस वन, एंड देन वी हैव L1 स्क्वायर, बोथ L1 become square A, and then हमारे पास आ जाता है 2L। So this expression is actually work done on the wire up to extension L1। F1 फोर्स तक हम गए हैं और L1 एक्सटेंशन तक गए हैं, तो फिर हमारे पास ये वाला वर्क डन होगा। और जैसा हमने स्टार्ट में कहा कि यही वर्क डन जो है ये बेसिकली इक्वल होगा एनर्जी स्टोर के। सो strain energy is equals to work done on the wire। तो वो हमारे पास क्या बन गया कि जो strain energy है ये हम कह सकते हैं ये बन गई हमारे पास उसका एक्सप्रेशन E L1 स्क्वायर A अपॉन 2L। ये हमारे पास strain energy किसी भी मटेरियल में अगर हो उसको फाइंड करने के लिए ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ तक हमारे पास ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है E L1 स्क्वायर A ओवर 2L, ये वो है जिसमें हमने एज्यूम किया कि वो जो वायर है उसमें जो एक्सटेंशन है वो अप टू L1 एक्सटेंशन, और उसके लिए अप टू F1 फोर्स जो एनर्जी स्टोर होगी वो इतनी होगी, वो इतना ही एरिया इस ट्रायंगल OAB का हम लेके उसका एरिया फाइंड करेंगे, तो वो वर्क के, और वर्क किसके इक्वल होगा, एनर्जी के। अब इसमें जो ये है कि लेट्स से कि अगर इस फोर्स को बढ़ा दिया जाए और इस फोर्स को F2 तक ले जाया जाए और एक्सटेंशन L2 तक चली जाए, तो उस केस में फिर हमारे पास ये फिर से एक एरिया जो है वो बनता है। अगर हम उतना एनर्जी फाइंड करना चाहें अप टू दैट एनर्जी के उसमें एक्सटेंशन जो है वो L2 है और F2, उसके लिए फिर हमारे पास ये वाली एरिया भी हम ऐड करेंगे, और ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम जो है वो आप कह लें कि ये एक ट्रेपीजियम हमारे पास बनती है। लेट्स से इसका नाम C है, इस पॉइंट का नाम C है और इसका नाम D है, तो ये ABCD एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से हम ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, और इस एरिया ये भी एरिया एक्चुअली एनर्जी के इक्वल होगा, और ये एरिया होगा वर्क के इक्वल, वर्क एनर्जी। तो वर्क डन अप टू एक्सटेंशन L2 इन द वायर, अगर L2 एक्सटेंशन तक हम एनर्जी फाइंड करना चाहें तो उसमें ये वाला एरिया भी
ऐड करके हम इसमें लिख सकते हैं। और अगर इससे भी फर्दर हम जाएं और मैक्सिमम लिमिट तक जाएं, लेट्स से इस पॉइंट तक जाएं, अगर ये पॉइंट मैं ले लूँ जी एंड एच, तो इसमें फिर फर्दर हमें ये वाला जो एरिया है ये भी फाइंड करना है, या डायरेक्ट हम लोग ओ जी एच इस ट्रायंगल का एरिया अगर ले लेते हैं तो वो एरिया जो है दैट विल बी द वर्क डन अप टू एक्सटेंशन L3। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो उसमें L3 है और फोर्स जो है यहाँ पर फोर्स F2 है, यहाँ पर फोर्स F3 है। तो हम डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वो फाइंड करेंगे, डिपेंड करता है कि अप टू व्हाट एक्सटेंशन वी आर गोइंग टू फाइंड स्ट्रेन एनर्जी। L1 एक्सटेंशन में जब वायर के अंदर L1 एक्सटेंशन होगी उसके अंदर स्टोर होने वाली स्ट्रेन एनर्जी डिफरेंट होगी अगर जब एज़ कम्पेयर टू कि जब उसकी एक्सटेंशन L2 होगी, या एज़ कम्पेयर के उसकी एक्सटेंशन L3 है। तो डिफरेंट एक्सटेंशंस होंगी वायर की, तो उस वायर के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, राइट। हमने फाइंड की है अप टू L1 ओनली। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी वायर के अंदर स्टोर होने वाली स्ट्रेन एनर्जी के लिए। तो वेयर ई इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, याद रखें ई की जगह जो है वो वाई यूज़ होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि एक्सटेंशन जो है उसके लिए जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है वो यंग्स मॉडुलस यूज़ होता है। तो ये जो ई है वो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आपकी उसमें आप देखेंगे कि ई की जगह वाई होगा, राइट। तो ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस जो होता है वो वाई होता है लेंथ के लिए, वॉल्यूम के लिए के होता है और शेप के लिए जी होता है, तो यहाँ वाई आएगा। L1 जो है दैट इज़ एक्सटेंडेड लेंथ, जो एक्सटेंशन आई है वो वाली लेंथ है, ओरिजिनल नहीं है। ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, और ये जो कैपिटल L लिखा है दैट इज़ एक्चुअली द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, कि वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी है। तो ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स, यूनिट होंगे स्ट्रेन एनर्जी के जूल्स जस्ट लाइक एनी अदर एनर्जी, और जूल्स फाइंड कर सकते हैं हम न्यूटन मीटर्स। तो जब भी स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करेंगे तो उसके साथ जूल्स यूनिट्स हम लिखेंगे। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, आप लोग इसको अच्छा सा समझ गए हैं। और स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं किसी पॉइंट में तो मुझे ज़रूर लिखें, देन आई विल अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पॉइंट की समझ नहीं आई, मुझे किसी और तरह से एक्सप्लेन करना है, देन आई विल एक्सप्लेन यू। और टेक्स्ट करें या कमेंट्स में लिखते हैं जैसे आपको आसान हो। ऑलराइट बच्चों, तो ये था लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर हमारा 17, और यहाँ तक हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको हम काफ़ी हद तक उसमें चले गए। एक लेक्चर अभी हमारा है एनर्जी बैंड थ्योरी, उसमें फिर हम मज़ीद देखेंगे। तो ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन स्ट्रेन एनर्जी डीफॉर्म्ड मटेरियल्स को आप लोग अच्छा सा प्रिपेयर करें और अच्छा सा पढ़ते रहें। पूरे लेक्चर को एक ही ड्यूरेशन में देखें। इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं लेक्चर और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, तो आपको न्यू लेक्चर्स जो है वो नोटिफिकेशंस में आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें बच्चों, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।